हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉइजन अपैरेटस और साथ ही हम डील करेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। डायरेक्ट पॉइजन अपैरेटस पे जाने से पहले, बाइटिंग मैकेनिज्म को समझने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। थोड़ा सा हमें डाउट रहता है कि हम पॉइजन किस चीज के लिए यूज करेंगे वर्ड, और जो वेनम है वो किसके लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो कुछ पॉइंट्स है इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पॉइजन और जो वेनम है उनमें डिफरेंसेस क्या है। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वेनम एंड पॉइजन इज हाउ द टॉक्सिन एंटर द बॉडी ऑफ द विक्टिम। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि शरीर के अंदर जो विक्टिम है उसके शरीर के अंदर वो जो भी चीज है, ये जो केमिकल है वो किस तरीके से एंटर कर रहा है, इसको समझिए। रोनाल्ड्स एक रिसर्चर्स हैं जिनका मेन वर्क इसी चीज पे है। ठीक है, सो रूल फॉर टेलिंग द डिफरेंस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने ये कहा कि इफ यू बाइट इट एंड यू डाई, अगर आप किसी चीज को काट रहे हैं और आपने किसी चीज को काटा और उसकी वजह से आपकी डेथ हो गई, तो जो आपके बॉडी के अंदर गया दैट इज पॉइजन। लेकिन इफ इट बाइट यू, अगर किसी ने आपको काटा और किसी चीज के काटने से आप मरे हैं, दैट इट्स वेनम। समझ में आ गया? पॉइजन आपने खुद इनटेक किया है। सिंपल भाषा में अगर कि आपने कोई चीज है, सपोज कोई फ्रूट है, ओके, और आपने खा लिया और उस फ्रूट को खाने की वजह से आप मर गए। ओके, तो हुआ क्या? तो वो फ्रूट कैसा है? पॉइजनस फ्रूट है। आपने क्या इंटेक किया है? पॉइजन इंटेक किया है। लेकिन वही कोई स्नेक आकर आपको काट रहा है और आपकी डेथ हो रही है, तो इससे क्या होता है? इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर क्या एंटर कर रहा था? वेनम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वेनम। ओके, आपने कहने से इसे अपने ऊपर नहीं ले लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So poison have a very small chemical molecules that can easily pass through skin. एक और चीज, जो poison के molecule हैं, they are very small in size, वो skin को diffuse कर सकते हैं, लेकिन the molecules of venom are too big to be absorbed. Skin से directly absorb नहीं किए जा सकते venom के जो molecules हैं, इसीलिए इसे body के अंदर क्या किया जाता है? इंजेक्ट ही किया जाता है। ओके, चलिए ये कुछ डिफरेंस थे। अब सीधे मूव करते हैं पॉइजन अपैरेटस पे और उसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म पे। सो पॉइजन अपैरेटस एक ऐसा अपैरेटस जिसमें पॉइजन बनता है, जिसकी वजह से पॉइजन जो पॉइजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मिलकर पॉइजन अपैरेटस बनाती है? पॉइजन ग्लैंड्स हो गई, उसमें पॉइजन डक्ट्स हो गई, फैंक्स हो गए, और उससे एसोसिएटेड, उनके साथ जो एसोसिएटेड मसल्स है वो। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइजन ग्लैंड्स। ओके, वन पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स, कितनी पेयर पाई जाती है पॉइजन ग्लैंड्स की? वन पेयर। इनका लोकेशन क्या होता है? ईदर साइड ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ के, सपोज ये अपर जॉ ये लोअर जॉ, तो अपर जॉ के दोनों साइड, एक इस साइड तो एक उस साइड। अगर आप स्नेक को, मतलब सपोज दिस इज द फेस ऑफ स्नेक, ओके, ये इस तरीके से, तो ये हो गया इसका अपर जॉ और ये मान लीजिए लोअर जॉ हो गया, तो इस साइड भी पाई जाएंगे और इस साइड भी पाई जाएंगे। ठीक है, देयर शेप एंड साइज वेरी विद द डिफरेंट जेनेरा। जीनस के साथ जो आपका पॉइजन ग्लैंड है उनका शेप और उनका साइज वेरी करता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एंटीरियर पोर्शन में डक्ट होती है। तो सपोज एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है ये, अगर ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, तो एंटीरियर पोर्शन से इसमें क्या निकलती है? डक्ट निकलती है। This duct pass forward along the upper jaw and open into the base of fangs. ये जो डक्ट है ये अपर जॉ से पास होते हुए फैंग्स में खुलेगी। अब फॉर सपोज मैंने ये बताया आपको, सपोज दिस इज, ये वाला पोर्शन अपर जॉ है और यहाँ पे ना इस तरीके से फैंग है, या फिर आपको ऐसे दिख रहा होगा, तो ये अपर जॉ रहा और यहाँ पे क्या है? फैंग्स है। तो इस पोर्शन में क्या होगी? आपकी पॉइजन ग्लैंड होगी। इसका एंटीरियर पोर्शन, आगे वाला पोर्शन ये रहा, पोस्टीरियर पोर्शन ये रहा। इंटीरियर पोर्शन से एक डक्ट निकलेगी जो अपर जॉ से होते हुए सीधे किसमें एंटर करेगी? टैंक में एंटर करेगी। और अगर आपको ड्रॉ करके समझाना है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज पॉइजनस ग्लैंड, ये ग्लैंड है, इसका इंटीरियर पोर्शन से एक डक्ट निकलेगी और ये डक्ट निकल के कहाँ खुलेगी? ऐसे फैंग, यहाँ खुल जाएगी। ये पोर्शन अपर वाली जॉ में होगा। ठीक है, ligaments are helpful in holding these poison glands on their position। और अपनी पोजीशन पर ये बने रहे, ऐसा कौन हेल्प करता है इन्हें? इसके लिए लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की मदद से जो आपका पॉइजन ग्लैंड्स है वो अपना पोजीशन पे क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसके बाद आती है पॉइजन डक्ट, जो कहाँ से निकली थी? यहाँ से निकली थी, राइट?
सो पॉइजन डक्ट अराइज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन से अराइज होती है। ये कहाँ खुलेंगी? आपके फैंग्स में, लेकिन डायरेक्टली नहीं खुलती। टू से एक्यूरेटली, दीज डक्ट ओपन इनटू अ पैकेट ऑफ म्यूकस शीथ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फैंग्स। फैंग्स के बेस में एक म्यूकस शीथ होती है, वहां पे ये ओपन होती है। ड्यूरिंग स्पिटिंग, जब स्पिटिंग करते हैं जो आपके स्नेक्स है, इट हैज बीन सीन दैट द पोजीशन ऑफ पॉइजन डक्ट अंडरगो मॉडिफिकेशन इन सम। ये बोल रहा है कि पॉइजन की जो डक्ट है, स्पिटिंग के दौरान ये देखा गया है, जब वो अपना स्पिटिंग से मतलब है जब अपना जो वेनम है उसको क्या, या पॉइजन है उसको इजेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उस दौरान क्या है, कुछ स्नेक्स में ऐसा देखा गया है कि ये पॉइजन डक्ट्स आपका मॉडिफिकेशन शो करती हैं, जैसे कि कोबरा के केस में जब ये स्पिटिंग करेंगी तो ये जो पॉइजन डक्ट है ये एल शेप की हो जाते हैं, जबकि इन जनरल ये ऐसी नहीं हो। ओके, उसके बाद आते हैं फैंग्स। ठीक, ये क्या है? ये स्पेशलाइज टीथ है, इनका मेन फंक्शन है ये वेनम को इंजेक्ट करते हैं। ये हुक शेप के होंगे और पॉइंटेड और शार्प होते हैं, तो जनरली हम इस तरीके से बनाते हैं ना फैंग भी। All snakes have backward-facing teeth that help them to secure their prey and prevent it from escaping. This is called Iglyphus dentition. जितने भी snakes हैं, उनमें जो teeth हैं, वो backward वाली direction में, ऐसे पीछे ये इतना प्रॉपर बन रहा है। सपोज ये माउथ है तो उनके दांत ऐसे पीछे को है। ये क्या करते हैं, उन्हें उनके जो प्रे है उस पे पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं, और हेल्प करते हैं ताकि उसको इस तरीके से पकड़ेंगे ताकि जो उनका प्रे है वो वहां से एस्केप ना कर जाए। तो ये जो डेंटिशन होता है ना, इसे एग्लाइफस डेंटिशन कहते हैं, जो स्नेक्स में पाया जाता है। इसीलिए जब आप फैंग्स देखेंगे तो आप उनके पीछे ग्लाइफस ग्लाइफस क्वर्ड्स देखेंगे। देखिए क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैंग्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड पोजिशन, स्ट्रक्चर और पोजीशन के बेसिस पे। ए ग्लाइफस, ओके, यहाँ से देखिए ग्लाइफस वर्ड लिया गया है सब में। ओके, ए ग्लाइफस जिनमें फैंग्स नहीं होते। सो आपका सबसे पहले प्रोटेरोग्लाइफस, ऑफिस्टोग्लाइफस एंड सोलिनोग्लाइफस। ओके, चलिए ये देखिए प्रोटेरोग्लाइफस ना, दे हैव फैंग्स इन फ्रंट ऑफ माउथ, इनके जो फैंग्स का पोजीशन है माउथ के आगे होगा। ओके, समझिए, अभी हम कंपैरिजन करते करते पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इन कंपैरिजन टू सेलिनोग्लाइफर्स, देयर fangs are smaller. This group of snake include cobra, coral snakes, mambas, and sea snakes and more. Okay. Proteroglyphus fangs, ये जो snakes होते हैं उनके fangs माउथ, ये माउथ दिख रहा है आपको, इसके आगे ही प्रेजेंट होंगे फ्रंट पार्ट में। ये इसलिए बोला गया है, अभी आप देखेंगे कि ये जो फैंग्स है वो पीछे वाली पोजीशन में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटेरोग्लाइफस फैंग्स का कंपैरिजन सोलेनोग्लाइफस फैंग से किया गया है, क्योंकि सोलेनोग्लाइफस जो फैंग्स होता है उनका साइज क्या होता है, इनके कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो ये देखा गया है कि ये 3 टाइम्स स्मॉलर होता है किनके, प्रोटेरोग्लाइफस के। Proteroglyphus fangs are also attached to the maxilla but are fixed rather than hinged. ये देखिए, ये मैक्सिला जो बोन है इससे ना डायरेक्ट क्या होता है, ये अटैच होते हैं। ये बोन है, इससे फिक्स होंगे हमेशा, इनका शेप चेंज नहीं होगा, हिंज नहीं है। जिस चीज में हिंज होता है वो चीज जैसे बैंड कर जाती है ना, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। देयर अटैकिंग मेथड इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सोलिनोग्लाइफस स्नेक, सोलिनोग्लाइफस स्नेक से इनका जो अटैकिंग मैकेनिज्म है वो भी अलग होता है। कैसे? दे स्ट्राइक देयर प्रे, वो अपने प्रे को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं। वेट अंटिल द वेनम टेक इफेक्ट, तब तक वेट करते हैं जब तक जहर अपना काम शुरू ना कर दे। ठीक है, लेकिन जो सोलेनोग्लाइफस है ना, उसमें आप देखेंगे कि वो स्ट्राइक करके उनको डस्ट करके बस छोड़ देते हैं और वेट करते हैं उसमें, मतलब उनको पकड़े नहीं रहते। इन सम स्नेक लाइक वाइपर्स एंड एलिफेंट्स, जो प्रोटेरोग्लाइफस के अंदर ही आते हैं, ये देखा गया है कि उनमें क्या है, 2 फैंग्स हैं ईच मैक्सिला में। आपको दिख रहा है, अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे ना जो नीचे दिया है, इसमें 2 फैंग्स दिखेंगे आपको एक ही मैक्सिला पे। एक तो ये पीछे भी है और ये आगे हो गया।
इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे क्या बोला जाता है? डायस्टिग्मा बोला जाता है। आगे वाला तो यूज कर रहे हो, पीछे वाला आपका ऐसा कैसा वर्क करता है? रिजर्व फैंग की तरह वर्क करता है। While some snakes have modified their orifice of fangs in such a way that the velocity of spitting venom increases. इस यहाँ पे फैंग्स के यहाँ पे ओरिफाइस होते हैं। ओरिफाइस मतलब छोटे छोटे छेद जिनसे वेनम बाहर निकलेगा, राइट? तो कुछ स्नेक्स ऐसे ही हैं इसमें। जनरली आपका कोबरा रहता है, उसमें क्या रहता है ना कि इनका ओरिफाइस इस तरीके से मॉडिफाइड होता है कि मैक्सिमम स्पीड से आपका ये क्या करते हैं, आपका जो वेनम है उसको स्पिट करते हैं। स्पिटिंग कोबरा हैव हॉलो पार्ट ऑफ देयर फैंग्स एंगल टू फ्रंट। उनका जो हॉलो पार्ट है फैंग का, वो आगे की तरफ इस तरीके से एंगल बनाता है कि जब वो वेनम को इंजेक्ट करे, बाहर निकाले, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से सीधे कहाँ को जाए? आगे को जाए। ठीक है, वेनम टुवर्ड्स द फ्रंट। और ये किधर को भेजते हैं? जनरली टुवर्ड्स द आई ऑफ पोटेंशियल प्रेडेटर्स। प्रेडेटर जो है उसकी आईज के टुवर्ड्स, मतलब सामने बिल्कुल। ठीक है। अब क्योंकि प्रोटेरोग्लाइफस जो फैंग्स है उसका कंपैरिजन सोलिनोग्लाइफस फैंग्स के साथ किया हुआ है, तो हम ना सेकंड वाले में सोलिनोग्लाइफस पढ़ लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक। सोलिनोग्लाइफस फैंग्स लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। ओके। दे आर अटैच टू द मैक्सिलरी बोन्स। ये किससे अटैच होते हैं? मैक्सिलरी बोन से। ये आपको दिख रहा है ग्रीन वाला पोर्शन, दिस इज मैक्सिलरी बोन, और ये आपका रेड वाला फैंग है। अब समझिए, दे आर हिंज्ड। ये हिंज्ड होते हैं इस ये, ताकि ये बैकवर्ड जब मुंह बंद हो, ये आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या है? स्नेक का माउथ क्या है? ऐसे बंद है, तो बंद है, ये फैंग पीछे को चला गया है। लेकिन जब माउथ खुलेगा, ओपन होगा, तो ये फैंग आगे को जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इनका जो फैंग है वो हिंज है। यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। ये माउथ ओपन रहेगा तब भी इनके फैंग्स ऐसे रहेंगे, क्लोज रहेगा तब भी ऐसे, क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स्ड है। ओके। एंड ड्यूरिंग द स्ट्राइकिंग पोजीशन, जब स्ट्राइक कर रहे होते हैं, ये फैंग्स ओरिएंटेड हो जाते हैं परपेंडिकुलर टू द जॉ। जॉ के कैसे? परपेंडिकुलर में। देख रहे हैं ना आप ऐसे? ओके। द वाइपर्स, इसमें क्या आते हैं आपके? सोलोग्लाइफर्स में आपका वाइपर्स आते हैं। आर फैंग्स आर कनेक्टेड टू द मैक्सिला व्हिच इज हिंज्ड, अलाउइंग द स्नेक टू एक्सटेंड देयर फैंग फर्दर देन इट कुड इफ दे वर फिक्स्ड। उनका एक्सटेंशन ज्यादा हो सकता है, मतलब ज्यादा आपको वो एक्सटेंड कर सकता है उतना, क्योंकि फिक्स वाले में क्या होता है? कोई हिंज तो है नहीं। जिस तरीके से फिक्स, सपोज इसमें क्या था, ये आपका मैक्सिलरी बोन हो गई, यहाँ पे फैंग इस तरीके से फिक्स है, मूव नहीं करना है, मुंह खुला है, बंद है, डजेंट मैटर। लेकिन क्लोज वाले में ये ऐसे पीछे को भी जा रहे हैं, तो आप लंबा फैंग भी, आपका जो फैंग है वो बड़ा भी हो सकता है साइज में, इजीली फोल्डेबल है अंदर को। दिस फोल्डिंग एक्शन अलाउ वाइपर्स टू हैव द लॉन्गेस्ट फैंग्स ऑफ ऑल वेनमस स्नेक्स। जितने भी वेनमस स्नेक्स हैं उन सब में सबसे बड़ा मतलब फैंग पॉसिबल होता है, क्योंकि वो अंदर को फोल्ड हो जा रहा है, उसने नीचे को नहीं आना है। विथ सम रीचिंग ओवर 2 इंचेस लॉन्ग, किसी किसी में तो 2 इंच लॉन्ग भी ये फैंग्स देखे गए हैं। देयर फैंग्स आर हॉलो कोर, इनके फैंग्स के अंदर हॉलो होता है, विच रिसीव पॉइजन फ्रॉम द पॉइजन ग्लैंड। और वो जो हॉलो कोर है, अंदर का हॉलो स्पेस है, वहां पे पॉइजन आता है पॉइजन ग्लैंड से। और इनके जो फैंग्स है वो हाइपोडर्मिक सिरिंज की तरह क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ओके, एक बार ना इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े पॉइंट को लेके। एक तो आपका प्रोटेरो वाला ग्लाइफस और सोलेनोग्लाइफस। ओके। पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये कि इनके एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं आपके कोबरास, ज्यादा नहीं भी याद करेंगे तो। और आपके इसमें आ गए आपके वाइपर्स, इसमें एलिपेड्स भी आते हैं, एलिपेड्स। ओके। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोटेरो में क्या था? फिक्स्ड फैंग्स। और यहाँ पे क्या है? हिंज्ड है। हिंज्ड है मतलब फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है? माउथ ओपन के साथ, सॉरी माउथ क्लोज होगा तो फोल्ड हो जाएंगे। और जब आपका जब माउथ आपका क्या होगा? ओपन, तो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाता है। ओके। इसके अलावा 3 टाइम्स क्या है? ये शॉर्टर है, ठीक है? ये कुछ है। इसके अलावा इनमें क्या देखे गए हैं? इसमें 2 फैंग्स भी देखे गए हैं ऑन मैक्सिला, ईच मैक्सिला। तो ये रहा आपका मैक्सिला, एक के आगे वाला हो गया फैंग, और ये मान लीजिए पीछे वाला। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोला गया है? डायस्टिग्मा बोला गया है। ये वाला कैसा वर्क करता है? रिजर्व वन।
ओके, चलिए अब थर्ड टाइप का पढ़ते हैं। ऑफिस्टोग्लाइफस फैंग्स, दे आर रियर फैंग्स। ये रियर फैंग्स है, क्यों? देखिए, हमने कंपैरिजन सोलेनोइड और टेरो के बीच में करा, क्यों जानते हैं? क्योंकि दोनों में जो मैक्सिलरी बोन है, सपोज ये मैक्सिला है ना, इसके एंटीरियर पोर्शन में ही फैंग होता है। भले एक में फोल्ड होने वाले हैं, एक में नहीं है, फिक्स है, लेकिन ऑफिस्टोग्लाइफस फैंग्स में यही फैंग का पोजीशन आपका पोस्टीरियर एंड में होता है, मतलब बैक, रियर पोर्शन में, बैक साइड। ये एंटीरियर पोर्शन में थे दोनों में, और यहाँ किसमें होंगे? पोस्टीरियर, मैक्सिला के एंडिंग में क्या पाए जाते हैं? फैंग्स। लोकेटेड एट द बैक ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला के कहा? बैकवर्ड पाए जाते हैं, बिहाइंड द नॉर्मल टीथ के पीछे। स्नेक विद ऑफिस्टोग्लाइफस फैंग्स हैव टू च्यू देयर प्रे, इन्हें अपना जो प्रे है उसको चबाना पड़ता है, ताकि ये अपने फैंग्स को बाइटिंग पोजिशन में ला सके। तो स्नेक विद दीज फैंग्स आर नॉट ऑफ एनी डेंजर टू ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए इनको डेंजर नहीं देखा गया है, एंड आर ऑफन क्लासिफाइड एज नॉन वेनोमस स्नेक्स भी क्लासिफाई किए जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे आगे, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। जब ये च्यू करते हैं ना, च्यू के दौरान जब ये च्यूइंग करते हैं, उसी दौरान इनके जो फैंग्स हैं वो बाइटिंग पोजीशन पे आ सकते हैं, वो इजेक्ट ऐसी पोजीशन पे आ पाते हैं ताकि वो वेनम को इजेक्ट कर सके, और उतना ज्यादा अमाउंट का वेनम इजेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इन्हें इतना ये नॉन हार्मफुल भी रहता है हमारे लिए। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ बूम स्लैंग, एक ये है, ये आपका इसको वेनमस कंसिडर किया गया है। Most of ophistoglyphus snakes have their fangs attached to ड्यूवरनॉइल्स ग्लैंड। जितने भी मैक्सिमम जो ऑफिस्टोग्लाइफस फैंग्स देखे गए हैं वो किससे अटैच देखे गए हैं? ड्यूवरनॉइल ग्लैंड्स। अब ये क्या है? These glands is different from the normal poison gland। ये जो ड्यूवरनॉइल ग्लैंड्स है, ये नॉर्मल पॉइजन ग्लैंड से डिफरेंट है। किस तरीके से? That the musculature needed to create the pressure for venom ejection is absent। इसीलिए इनमें ये इतने नॉन वेनोमस या नॉन हार्मफुल कंसिडर किए गए हैं। समझिए, जब पॉइजन पॉइजन ग्लैंड में पॉइजन है, वो क्या करेगा? आपका फैंग्स में भेजेगा, तो उस वहां पे ना मसल्स भी होती हैं, जो जिसकी वजह से पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन एक बिल्कुल स्पीड से निकलता है, ऐसी स्पीड जो चाहिए, ठीक है, इजेक्शन के लिए जो स्पीड चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे आपका जो ड्यूवरनॉइल ग्लैंड्स है, इनमें वो मसल्स अब्सेंट होती हैं। अब क्योंकि वो मसल्स ही अब्सेंट है, तो उतनी स्पीड से क्या इजेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाता, इसीलिए ये इतने हार्मफुल भी नहीं रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो दिस ग्लैंड लाइक चैम्बर फॉर स्टोरिंग वेनम, और वेनम को स्टोर करने के लिए भी इसमें क्या नहीं होता? चैम्बर नहीं होता। दिस ऑल्सो गिव आइडिया, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जो वेनम है वो सिर्फ तभी रिलीज होगा जब वो छू कर रहोगे, क्योंकि फैंग्स तभी पोजिशन में आते हैं। And this give explanation of the increase in severity of venom affected by the prolonged bites। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या कह रहा है। ऑफिस्टोग्लाइफस फैंग्स में क्या क्या पॉइंट है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था आपका? कि रियर फैंग है, मतलब मैक्सिला के बैक वाले पोर्शन में पोजीशन, ठीक है। दूसरा, जब ये चू करते हैं उसी दौरान क्या इजेक्ट कर रहे हैं? अपना वेनम इजेक्ट कर रहे हैं। तो जितनी देर चू करेंगे, जितना टाइम तक ये चू करेंगे, उतनी देर तक क्या रह पाएगा? वेनम का इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा। तो यही बोल रहा है कि क्योंकि क्या है, इनमें इनका जो ग्लैंड है, एक तो वेनम स्टोर नहीं करता, जब चू करेंगे तभी रिलीज करेगा। दूसरा, उनमें ऐसा मसल्स नहीं है जिसकी वजह से पावरफुल स्पीड के साथ वेनम इजेक्ट हो सके। यही क्या देता है आपको? एक्सप्लेनेशन देता है, इंक्रीज इन सीवियरिटी ऑफ वेनम इफेक्ट्स बाय प्रोलॉन्ग बाइट। मतलब सीवियरिटी इंक्रीज होती रहेगी, वेनम का इफेक्ट ज्यादा होता रहेगा अगर ये अपने जो शिकार है उसको देर तक क्या करते रहे? चबाते रहे, क्योंकि जितना चबाएंगे उतनी देर तक वेनम का इजेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि च्यूइंग के दौरान ही वेनम क्या करता है? इजेक्शन होता है। ओके, तो ये था ऑफिस्टोग्लाइफस फैंग्स। याद करिए, प्रोटेरो में और आपका सोलेनो में आगे से ही होता है, इंटीरियर पोर्शन में मैक्सिला के, जबकि आपका इस दिन में ये बैक पोजीशन में पाए जाते हैं। अगर आप अब यहाँ पे देखिए, ये समझ में आएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, दिस इज मैक्सिला, ठीक है। इस मैक्सिला के पोस्टीरियर एंड में क्या पाए गए हैं? फैंग्स पाए गए हैं। ये आपका क्या है? फिक्स्ड है, ये दांत ऐसे ही फिक्स रहेंगे, इनका पोजीशन चेंज नहीं होगा मैक्सिला के इंटीरियर पोर्शन में। और यहाँ देखिए, ये मैक्सिला है इसके इंटीरियर पोर्शन में, लेकिन ये माउथ क्लोज होने पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और अगर माउथ खोला जाएगा तो ये फैंग कैसा जाएंगे? ऐसे। तो ये ऑफिस्टोग्लाइफस का एग्जाम्पल हो गया, ये प्रोटेरोग्लाइफस का हो गया, और ये सोलेनोग्लाइफस फैंग्स का एग्जाम्पल हो गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है आपका? मसल्स, जो मसल्स
पॉइजन अपैरेटस से एसोसिएटेड है। तो 3 टाइप की मसल्स यहाँ पे है, डायगैस्ट्रिक्स, स्फेनोटेरिकोइड और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस। ठीक है, इनका मेन मेन फंक्शन देखते हैं। जो डायगैस्ट्रिस है उसका मेन फंक्शन होता है वो जॉस की ओपनिंग करती है, जबड़ों को खोलने में हेल्प करती है। स्फेनोटेरिकोइड आपका हेल्प करती है टेरिगोइड जो आपका बोन है उसको आगे लाने के लिए। ठीक है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर जो टेम्पोरलिस है वो हेल्प करते हैं आपका लोअर जॉ की क्लोजनिंग में। मतलब जो डायगैस्ट्रिक है वो आपका माउथ क्लोज और सॉरी ओपन करने में हेल्प कर रही है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो टेम्पोरलिस है वो उसको बंद करने में हेल्प कर रही है। और जो स्पिनोटेरिगोइड है ये आपका टेरिगोइड जो कि आपकी बोन है मसल्स है उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अब एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ना ग्लैंड का एग्जाम्पल सॉरी ग्लैंड का डायग्राम है। ये है आपकी पॉइजन ग्लैंड। ये इस ग्लैंड से एसोसिएटेड है ये मसल्स। जो मसल्स कहाँ बंद होती है, नहीं प्रेजेंट होती हैं आपके इसमें ऑफिस्टोग्लाइकस में, ड्यूवेनॉइल्स ग्लैंड्स में। ओके, यहाँ से ये अटैच है एक डक्ट से एंटीरियर पोर्शन में, ये इसका एंटीरियर पोर्शन हो गया। ये डक्ट है प्राइमरी डक्ट और ये खुलेगी आपकी एसेसरी वेनम डक्ट में। और फाइनली ये किस में ओपन हो जाते हैं, आपके फैंग्स में। ओके, अब देखिए मैकेनिज्म समझिए, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने कोशिश करी है समझाने की। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, चलिए। बोन्स एंड जॉस in poisonous snakes are so flexible and loosely articulated that they allow adjustment required during the swallowing and striking. जब स्ट्राइकिंग कर रहे होते हैं, डस रहे होते हैं, जब निगल रहे होते हैं, उस दौरान एडजस्टमेंट इजीली हो पाता है, क्योंकि स्नेक्स में बोन्स और जो उनके जॉज हैं वो आपके क्या है, अपने फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, सम हैव कुछ स्नेक्स में परमानेंटली इरेक्टेड फैंग्स होते हैं, जैसे कोबरा में, प्रोटेरोग्लाइफस में पढ़ा था। जबकि कुछ अपने फैंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, सोलेनोग्लाइफस में पढ़ा था जिसमें वाइपर्स आए थे, राइट। सो ड्यूरिंग बाइटिंग मैकेनिज्म, इसीलिए जब बाइटिंग हो रही होती है तो दो चीजें होती है। पहला, इरेक्शन ऑफ फैंग्स। देखिए जिसमें फैंग्स इरेक्टेड है, जैसे कि प्रोटेरो में, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी फैंग्स एक फिक्स पोजीशन पे है। लेकिन जो आपका सोलेनोग्लाइफस है जिसमें फैंग्स ऐसे फोल्ड है अंदर को, उसमें तो खुलेंगे ना, बाहर को आएंगे। तो पहला काम है उन फैंग्स को इरेक्ट होना, बिल्कुल सीधी पोजीशन में आना। दूसरा, इंजेक्शन ऑफ वेनम इनटू प्रे और द विक्टिम्स बॉडी। दूसरा काम है जो वेनम है उसको इंजेक्ट कर दे बॉडी। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे हम पॉइजन वर्ड यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। वेनम इसलिए क्योंकि हमने अभी पढ़ा पॉइजन और वेनम दोनों बस कहने के तरीके पे डिपेंड करते हैं। पॉइजन अगर आपने लिया है आप, ठीक है, और डेथ हो जा रही है, और वेनम अगर बाहर से इंजेक्ट हुआ है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स क्या याद किया था, बताइए। डाइगेस्ट्रिक मसल्स ओपनिंग ऑफ माउथ करने में हेल्प करती है, विच लोअर द मैंडिबल्स, वो मैंडिबल्स को, लोअर जॉ को नीचे को करती है, जिसकी वजह से माउथ क्या हो जाता है, ओपन। तो अगर ये है लोअर जॉ को नीचे किया जाएगा तो माउथ ओपन हो जाएगा। इस पे आगे आपके स्पेनोटेरिगोइड मसल्स, वो क्या करते हैं, टेरिगोइड को आगे को भेजती हैं और एक्टोपेरिगोइड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं। This lead to maxilla bearing the fangs to rotate and fangs become vertically erected. तो स्पिनोटेरिगोइड मसल्स की मदद से क्या होता है, टेरिगोइड वाला पोर्शन आगे को आता है और ओवरऑल आप ये देखेंगे कि जो फैंग है वो इरेक्ट हो जाता है, वर्टिकली इरेक्ट। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव पोजिशन ऑफ स्ट्राइकिंग इन द स्नेक्स। मतलब जब कौन सा बेस्ट स्ट्राइकिंग पोजिशन है, जब फैंग्स बिल्कुल वर्टिकली इरेक्टेड। ओके, साइमल्टेनियसली साथ में एक और चीज हो रही होती है, ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, मुंह ओपन है, पॉइजन ग्लैंड्स के अराउंड की जो मसल्स है वो कंटिन्यूअस स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, सारी मसल्स की वजह से ये फंक्शनिंग हो रही है। होता क्या है, पॉइजन पास करता है पॉइजन डक्ट्स के थ्रू और फाइनली खुल जाता है फैंग्स के अंदर जो कैनाल है उसमें। जब स्ट्राइक करते हैं जितने भी एक्शंस होंगे, तो फैंग खुला, स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करते ही, अब अगर ये प्रोटेरो है तो ये पकड़ा रहेगा, राइट। अगर ये सोलेना है ये छोड़ देगा, यही तो चीज हमने पढ़ी।
ठीक है। तो जैसे ही स्ट्राइकिंग कंप्लीट हो गई, तो अब ये सारे एक्शंस रिवर्स हो जाएंगे। मतलब आपका जो, अगर ये फिक्स है, देखिए अगर आपका जो फैंग इरेक्टेड है, फिक्स सॉरी हिंज नहीं है, जो कि जैसे प्रोटैरो में होता है, तो वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर सोलेनो वाला केस हुआ तो वापस अपना पीछे हो जाएगा, मसल्स वर्क करेंगे, माउथ क्लोजिंग करेंगे, फिक्स होगा। ठीक है। तो ऑल एक्शंस आर रिवर्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरल मसल्स, जो कि माउथ की क्लोजिंग में हेल्प करती है। यहाँ पे पढ़ा था एंटीरियर, आपने यहाँ पे देखा था ना, ये देखिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस क्लोजिंग ऑफ माउथ, लोअर जॉ को क्लोज करने में हेल्प करती है। So fangs are drawn out from the prey. These vertically erected fangs rotate back to become the horizontal. ये vertically erected fangs कैसे हो जाते हैं? horizontal हो जाते हैं। समझ में आया? अब ये चीज ना बेस्ट समझेंगे आप विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, समझिए। पहला है आपका ये माउथ क्लोज पोजीशन है, फैंग देख रहे हैं आप नाउ। अब यहाँ पे मसल्स, कौन सी मसल्स हैं? डाइगैस्ट्रिक मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करी। इनकी कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ऐसा एरो दिखाया ना, ऐसा एरो से मतलब है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कम हो गया, ये पोर्शन देख रहे हैं आप। जैसे ये डिस्टेंस कम हुआ, ये आपका लोअर जॉ है, और ये लोअर जॉ क्या हो गया? ओपन हो गया। तो माउथ क्या हो गया? ओपन हो, माउथ ओपन हो गया। उसके बाद दूसरी मसल्स क्या आई थी? स्फेनोटेरिकोइड, जिसकी मदद से क्या होता है, आपका टेरिकोइड आगे को जाता है और फैंग्स वर्टिकल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये वाली मसल्स क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे। इनके मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से अभी तक जो फैंग का पोजीशन ऐसा था, वो कैसा हो गया है? बिल्कुल वर्टिकली इरेक्टेड हो गया। अब इरेक्टेड हो गया, ऐसे पोजीशन में ही ऐसे स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही इन्होंने स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद इन्हें वापस नॉर्मल पोजीशन में जाना है। तो आपकी यहाँ पे कौन सी मसल्स आ गई? टेम्पोरालिस मसल्स। ये इतना गैप था, ये बड़ा वाला। टेम्पोरली मसल्स आपस में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और आपका क्या हो जाएगा? माउथ क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल ओवरऑल मैकेनिज्म। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। एंड थैंक यू।